नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के राष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल, इन दोनों की भूमिकाएं कितनी एक जैसी हैं और कितनी अलग। आज हम इन्हीं दो सबसे ऊंचे संवैधानिक पदों के बीच के दिलचस्प फर्क को जरा गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नजर में तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल मानो एक दूसरे की परछाई हों। एक पूरे देश के प्रमुख हैं तो दूसरे अपने राज्य के। दोनों ही अपने अपने दायरे के संवैधानिक मुखिया हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समानता सिर्फ देखने भर की है? और यहीं से ना कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। क्या ये जो समानता हमें दिख रही है, ये बस एक ऊपरी परत है? क्या इन दोनों पदों की शक्तियों में कुछ ऐसे बुनियादी अंतर छिपे हैं जिनका असर भारत के पूरे शासन तंत्र पर पड़ता है? तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इन दोनों भूमिकाओं के बीच का फर्क समझने की शुरुआत होती है सबसे बुनियादी बात से कि ये दोनों अपने पद तक पहुंचते कैसे हैं, क्योंकि यकीन मानिए सारा खेल यहीं से शुरू होता है। तो देखिए, यहीं आता है कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट। राष्ट्रपति वो बाकायदा एक चुनाव से आते हैं। हाँ, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें संसद और राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं राज्यपाल, जिनकी सीधी सीधी नियुक्ति होती है। उन्हें केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। मतलब साफ है, एक चुने जाते हैं और दूसरे मनोनीत होते हैं। और ये अंतर तब और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि इन्हें पद से हटाया कैसे जाता है। राष्ट्रपति को हटाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए संसद में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की एक बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन राज्यपाल का क्या? उन्हें राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि उनका कार्यकाल पूरी तरह से केंद्र सरकार की मर्जी पर टिका होता है और ये उनके पद की सुरक्षा में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। अच्छा, तो ये जो नियुक्ति और हटाने के तरीके में इतना बड़ा फर्क है, इसका असर कहाँ दिखता है? इसका सबसे बड़ा असर दिखता है उनकी विधायी शक्तियों पर, यानी कानून बनाने और पास करने की ताकत पर। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, राज्य की विधानसभा ने एक कानून पास किया और वो राज्यपाल के पास गया। अब उनके पास चार रास्ते होते हैं। पहला, वो उस पर अपनी सहमति दे दें। दूसरा, सहमति रोक लें। तीसरा, उसे दोबारा सोचने के लिए विधानसभा को लौटा दें। लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है और यही है असली गेम चेंजर। वो उस बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और यहीं पे छिपा है असली पेंच। हमारे संविधान के हिसाब से जब कोई बिल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया जाता है तो फिर राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए मजबूर नहीं है, भले ही राज्य की विधानसभा उसे दोबारा क्यों न पास कर दे। एक तरह से ये केंद्र को राज्य के बनाए कानूनों पर एक बहुत बड़ी वीटो पावर दे देता है। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत ही खास अंतर की। ये है अपने विवेक से फैसले लेने की शक्ति। मतलब वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब ये अपने मंत्रियों की सलाह के बिना भी काम कर सकते हैं। यहां भी एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, राष्ट्रपति की अपने विवेक से काम करने की शक्ति बहुत सीमित है। वो सिर्फ कुछ खास राजनीतिक हालात में ही ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि जब लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिला हो। लेकिन जब बात राज्यपाल की आती है तो मामला बिल्कुल अलग है। उनके पास ऐसी सिचुएशनल पावर तो है ही, साथ ही संविधान खुद उन्हें कुछ मामलों में अपने विवेक से काम करने का साफ साफ अधिकार देता है। तो हमने नियुक्ति देख ली, हटाने का तरीका देख लिया और शक्तियों का फर्क भी समझ लिया। अब सवाल उठता है कि इन सब का हमारे देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर के लिए क्या मतलब है। और यहीं से हम केंद्र और राज्यों के बीच के नाजुक संतुलन पर आते हैं। इन सभी बातों को समझने के लिए हमें राज्यपाल की दोहरी भूमिका यानी उनके डुअल रोल को समझना होगा। देखिए, एक तरफ तो वो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त वो केंद्र सरकार के एक एजेंट और एक जरूरी कड़ी के तौर पर भी काम करते हैं। वो एक पुल की तरह हैं जो केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बनाए रखने का काम करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। साल 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वो एक स्वतंत्र संवैधानिक पद के धारक हैं। इस एक फैसले ने राज्यपाल की भूमिका को और भी ज्यादा पेचीदा और महत्वपूर्ण बना दिया। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। राज्यपाल की ये जो दोहरी भूमिका है, एक तरफ राज्य का मुखिया और दूसरी तरफ केंद्र का प्रतिनिधि, ये हमारे लोकतंत्र में शक्ति के नाजुक संतुलन को कैसे प्रभावित करती है? क्या ये देश की एकता के लिए जरूरी है या फिर ये राज्यों की आजादी में एक तरह का दखल है? ये वो सवाल है जिसके जवाब पर हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है।